नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज नशा में। मैं हूं महेश गुप्ता। आज हम एक बार फिर बात करेंगे उस कानून की जो इन दिनों देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में चर्चा का विषय बना हुआ है। वह है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। दरअसल सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है, जिसमें अगली तारीख 5 मई लगी हुई है। लेकिन इसी बीच एक नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर विचार करने से मना कर दिया है। आज हम इस मुद्दे पर गहराई से चर्चा करेंगे। आज इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरिकेश कुमार सिंह, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हरिकेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। हरिकेश जी, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि इसमें 72 एप्लीकेशन जो हैं, याचिकाएं दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनमें से 5 उठाएंगे और 5 में ही उन्होंने कहा कि सभी जो है वो हम उसको कंसोलिडेट मान के चलेंगे। उसके बाद फिर 3-4 दिन पहले एक फाइल हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया। आज फिर एक और फाइल हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुनने से मना कर दिया। दिक्कत यह है कि जो जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं या वो अपने अपने समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम भी इस वक्फ के खिलाफ हैं या हम मुस्लिम्स के साथ हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अपना एक्टिव होना दिखाएंगे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में नई नई याचिकाएं दायर कर रहे हैं। अब इसके क्या मायने लेते हैं आप? इस संदर्भ में मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए बात कहूंगा कि उन्होंने बहुत उचित निर्णय लिया है। मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता रहा हूं कि जितनी भी याचिकाएं दायर होती हैं, बहुतेरी संख्याओं में इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि आदमी को कंफ्यूजन पैदा होने लगता है। और जजेस भी तो हमारी तरह ही सोचते हैं, तो उनके पास भी कंफ्यूजन ना होने पाए, उसमें जो मेन लीड क्वेश्चंस हैं, जिन पर सवाल उठ सकते हैं, जिन पे शक है, जिन पे संशय है, इन तरह की बातों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत उचित निर्णय लिया कि 5 मेजर याचिकाएं उन्होंने अपने भीतर समाहित कर ली कि हम उनको देखेंगे, उन पर बात करेंगे और हम अदर कोई अब याचिका नहीं लेंगे। याचिका नहीं लेने का मेन निर्णय इसलिए है क्योंकि संख्या बल बहुत ज्यादा होने पे हर याचिका पे अलग अलग सुनवाई संभव नहीं है और टाइम टेकिंग होता है। कोई भी कानून अगर बन गया है, राज्यसभा से लोकसभा से पास हो गया है, कानून बनाया जा चुका है, तो अब उस पर समय जाया करने का कोई कारण नहीं है। तो उस समय की बचत भी जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी याचिकाएं, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनको उन्हें देखना है। हम आप जानते हैं कि लाखों और करोड़ों की संख्या में केसेस हैं पेंडिंग। तो इस अवस्था से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बिल्कुल जायज तरीके से कही है कि हम अधिसंख्या में सारे के सारे वाद ले नहीं सकते। कल किसी को कोई परेशानी, परसों किसी को कोई परेशानी, एक ही बात पर बार बार परेशानी, ये व्यवस्था नहीं हो सकती। व्यवस्था ये हो सकती है कि 5 महत्वपूर्ण बिंदु पर 5 महत्वपूर्ण याचिकाएं, 5-5 वकील दोनों पक्षों से, ये भी कहा है। हरिकेश जी, अगला सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि इसमें 5 मई को सुनवाई है। केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है और केंद्र सरकार का जो जवाब आया है उसके बाद आपको क्या लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो हालात आए थे 17 अप्रैल को, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इसमें एक फैसला पास करने जा रहे हैं, तो आप केंद्र सरकार को कहा था कि आप ही बता दीजिए कि अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो हम उसी पे अपनी मोहर लगा दें, अदरवाइज फिर हम कुछ इसमें अंतरिम आदेश दें। तो उसके बाद जो है सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा था कि नहीं, हम अगली तारीख तक इसको जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, एक तरह से ठंडे बस्ते में रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपने ऑर्डर में इसको नोट कर लिया था। अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो 5 मई को सुनवाई है और केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है, इसको क्या संदर्भ में लेते हैं आप? जो जवाब आया है उसमें क्या कुछ आपको दिख रहा है? मुकेश जी, बहुत जाहिर बात है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि हम उस केस की देखेंगे, सुनवाई करेंगे, और खासकर ऐसे कानून की जिस कानून पर पब्लिक बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, जहां पूरे देश में एक 20 से 25% जो जनसंख्या है उसके खिलाफ में है। तो निश्चित तौर पे ये जिम्मेदारी का विषय है ना, कोई ऐसा तो मजाक है नहीं कि कोई कानून बन जाए और उस पर क्रॉस चेक ना हो। हाँ, कानून बनाना संसद का काम जरूर है, लेकिन हमारे देश में व्यवस्था है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, विधायिका, ये तीनों व्यवस्था ऐसी है जो एक दूसरे को क्रॉस चेक करती है। हमारे संविधान में ये विषय है, उसके अंतर्गत है कि ये तीनों सर्वोच्च संस्थाएं हैं और तीनों ही संस्थाएं एक दूसरे पे क्रॉस चेक कर सकती हैं। जाहिर बात है कि बहुत ज्यादा संख्या में, अगर 30-40 करोड़ की जनसंख्या इससे प्रभावित होने वाली है, यह संभावना जो जताई जा रही है, जो तमाम विपक्षी पार्टियां या पार्टियों के मद्देनजर ये बात कही गई लगातार कि भाई जो भी कानून आ रहा है वो इनके लिए दुर्योग का कारण है और हो सकता है कि उनके लिए परेशानी का विषय बने। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना भी जरूरी है, क्योंकि आरोप तो ऐसे ही है ना। उस केस में आरोप यही है कि आप कानून बनाने के बाद जो जमीन हस्तगत करेंगे, वो जमीनें आप अपने किन्हीं वेस्टेड इंटरेस्ट में या अपने किसी इंटरेस्ट में, खास करके अपने
तमाम उद्योगपतियों को, और जो लोग आरोपित हैं कि भाई इन पर आरोप लगाया गया है ना कि तमाम उद्योगपतियों को आप ये देंगे जमीन, तो कहीं ऐसा तो नहीं है। इन्हीं चीजों की जांच परख के लिए बार बार ये केस आ रहा है सामने। तो मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट उचित निर्णय ले रहा है, ठीक बात है। उन्होंने जो मांगा जवाब केंद्र ने दिया ही होगा, सेटिस्फैक्ट्री होगा तो सुप्रीम कोर्ट उस पर जाएगी ही जाएगी। कानून के साथ ये है कि कानून बनने के बाद जैसे ही लागू हो जाता है, तो लागू होने के बाद उसमें कोई चीज तभी बदली जा सकती है जब वो फिर से संसद में कोई उस पर रिएक्शन हो। तो बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की नजर इस बात पर है कि भाई जो हमारे पास संशय है, जो शक है, जो 5 डिटेलिंग ली गई है कि इन मुद्दों पर, इन बातचीतों पर हम बात करेंगे। खासकर मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जहां तक मूल मुद्दा है, वो मुद्दा यही है कि वो हमारे तमाम जनता के लिए पक्ष में है अथवा नहीं, इस पर थोड़ा विचार करेगी। केस बेसिकली इसी पर चलेगा, या जो सुप्रीम कोर्ट देखना चाहेगी वो यही देखना चाहेगी कि कानून बनने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि आम जनता इसमें कहीं पिसने वाली है। हाँ, ये बात हम सब जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के ध्यान में रखते हुए बहुत सारी जमीनें हस्तगत कर ली जाती। अच्छा, उल जलूल बातें भी बहुत ज्यादा चलती हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि महेश गुप्ता के घर पे कोई आए और बोले ये वक्फ में शामिल जमीन है, अब आप उसको सिद्ध करते रहिए कि वक्फ में नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल। आप ध्यान दीजिएगा तो जैसे क्या है ना कि किले हैं या जितने मस्जिदें हैं, मज़ारें हैं, इनके आसपास के इर्द गिर्द जमीनें हैं। आप ध्यान दीजिए, हिंदुओं में भी ब्रह्मदेय जमीनें होती हैं ना। गांव में आप जाइए तो ब्रह्मदेय जमीनें होती हैं, जो निश्चित तौर पे जो ब्राह्मणों को दी गई जमीनें होती हैं, उन पे उपजाऊ जमीनें होती हैं। खासकर उन पे जो खेती किसानी होती है, उसका अनाज जो है वहां के मठ में या मंदिर में जाता है, तो वो भी एक पक्ष है। तो कुल मिला के मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इन्हीं बातों को तथ्यात्मक तौर पे देखेगा, चिन्हित करेगा कि सही मायने में जो वक्फ बोर्ड के लिए कानून बना है उससे कौन सी जमीनें ली जानी है और किनको दी जानी है। विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सरकार बार बार ये कह रही है कि हम वो जमीनें वापस लेके उन गरीबों को वापस करेंगे जिन गरीबों की थी। इसमें एक तर्क बहुत बड़ा दिया गया है, ये भी मैं बता देता हूं। इलाहाबाद में अतीक अहमद ने जो जमीनें कब्जा की थी, उन जमीनों को वक्फ के नाम पे रोका जा रहा था। ठीक, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री अभी हो अपने काल में इस तरह की व्यवस्था की कि वो पूरी जमीनें एक साथ हस्तगत करनी, अतीक अहमद की कब्जे की गई जमीनें, तो वो वापस गरीबों को दी गई। वहां मकान बना करके गरीबों को रिहायशी इलाके में बसाने की कोशिश की गई है। यही सरकार का भी ध्येय है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर सरकार इस दिशा में जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। अगर उस दिशा में नहीं जाने की संभावना है, कहीं कोई ऐसा पॉइंट, बिंदु या तथ्य मिलता है कि जिसमें सरकार की मंशा पर कोई डाउट आता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई चीज कह सकता है कि भाई इसको क्रॉस चेक करिए, इसको वापस से अपने भीतर एक तरीके से संसद में आप उस पर बातचीत करिए कि इसको कैसे सुधारा जा सके। तो मेरा मेन मानना यही है कि सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहेगा। हरिकेश जी, इसके अंदर इशू ये है कि जो इसमें हमारे संविधान के अनुच्छेद 13, 14 और उसका 26 धार्मिक उससे जुड़ा हुआ है, क्या कहीं आपको इसमें धार्मिक इशू लगता है? ऐसा दिखता है कि कहाँ उनका ये कहना है कि जो हमारा अनुच्छेद 26 कि किसी के धार्मिक जो गतिविधि है, धार्मिक भावना है या धार्मिक चीज को लेके अगर कोई चीज दी गई है तो उसका में अगर किसी प्रकार का उसका गलत इस्तेमाल होता है या ये जो हमारे संविधान में एक अधिकार मिला हुआ है उसका उल्लंघन होता है, तो ये चीज गलत मानी जाएगी, जिसको कि इन्होंने सबसे बड़ा ये अनुच्छेद 26 ही लिया है इन्होंने, जो अपने धर्म को उठाया। आपको क्या लगता है कि इसमें ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि उनका ये कहना है कि जो जमीन हमारी 400 साल पहले किसी ने दान पे दी थी, किसी ने 300 साल पहले दी थी, और देते भी थे उस टाइम, जमीन भी सस्ती थी, लोग कोई कुछ छल कपट भी नहीं होते थे और सब लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे, और उसकी एंट्री कहीं नहीं हुई अगर सरकारी कागजों में, तो उनको ये कि जमीन हमारी छिन जाएगी। नंबर 2, उनके दिमाग में ये भी रहता है कि केंद्र में भी भाजपा सरकार है और राज्य में यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं हम लोगों के खिलाफ यानी कि मुस्लिम के खिलाफ चलती है। तो इसको कोर्ट से अलग हट के अगर हमसे बात आपसे करें तो इसमें आपका क्या नजरिया है? मेरा नजरिया ये है कि जो ऐतिहासिक तथ्यों की बात करेंगे ना आप, तो क्या है कि अगर 400 साल पहले या 500 साल पहले जाएंगे तो उस समय मुस्लिम शासकों का समय था, और मुस्लिम शासकों के समय में बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जिनके जमींदार हो गए या जिनके नायब हो गए या नवाब हो गए, ये सारे के सारे मुस्लिम हुआ करते थे। तो वो ये मान के चल रहे हैं कि उनकी जमीनें थी, उन्होंने जिसको जिसको दान में दिया, जैसे भी दिया,
जैसे मान लीजिए कि लखनऊ में अगर आप इमामबाड़े के आसपास के क्षेत्र को देखेंगे तो जाहिर बात है कि वाजिद अली शाह या सिराजुद्दौला इन लोगों के पीरियड के समय की अगर बात करें आप, तो जो भी कलकत्ता में है, जो भी लखनऊ में है, जो भी कानपुर में है, इन इलाकों को तो आप मानेंगे ना कि उन्हीं के एरिया के क्षेत्र थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बाद के काल में या अंग्रेजों के पीरियड में या उसके बाद उन जमीनों पर मालिकाना हक किसका है ये भी देखना जरूरी होगा। तो अगर वो चीजें मान लीजिए कि किसी मुस्लिम व्यक्ति के हाथ में है और उसको वक्फ में अपने भीतर ले लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति की जमीन को तो निश्चित रूप से हस्तगत किया गया है। वो मैं उसको धार्मिक आधार पर नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो मुस्लिम शख्स कोई भी हो, उसके जमीन को अगर वक्फ में ले लिया है तो वक्फ ये कहेगा कि ये जमीन मेरी है, उस व्यक्ति की तो जमीन चली गई। तो इसी व्यवस्था के विरुद्ध जाकर के सरकार ने ये कोशिश की है कि वक्फ में अचानक जो है 34 लाख हेक्टेयर ये जमीनें कहां से आ गई। 30 लाख हेक्टेयर मतलब आप कोई आंकड़ा देखिए तो हतप्रभ रह जाएंगे। अच्छा खासा पूरा पूरा जिले जैसी जमीन जो है आप लेके बैठे हुए हैं। मुरादाबाद, संभल, तमाम इलाके ऐसे हैं, है ना, रामपुर, कहीं भी जाइएगा। तो मेरा मानना यह है कि सरकार इन्हीं चीजों को चिन्हित करेगी कि उन जमीनों पर अनायास या अनर्गल प्रयास करके जो जमीनें हस्तगत की गई हैं वो वापस ली जाए। इसको धार्मिक भावना या उसके उल्लंघन से जोड़ना थोड़ा उचित नहीं है। हाँ, मस्जिदों के संदर्भ में थोड़ी सी बात आ सकती है कि अगर मस्जिदों के क्षेत्र या मस्जिदों के एरिया, मजारों के एरिया, इन सब जगहों की बात करें तो फिर वही समस्या है कि मजार तो मुस्लिमों के कल्चर में ही नहीं था। आप विदेशों में चले जाइए, ये इंडियन कल्चर में है। मजार जो है वो इंडियन कल्चर में है। तो इंडियन कल्चर में अगर मजार कोई चीज है और उसकी जमीन आपने जबरदस्ती जैसे मजार बना दीजिए और जमीन को कहिए कि वक्त में है, तो ये थोड़ा दुर्योग है। तो इन व्यवस्थाओं के विरुद्ध जाकर के सरकार जो है ये काम करने जा रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इसको चिन्हित कर पाता है या अनुशंसित कर पाता है कि नहीं आप ये करेंगे और ये नहीं करेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जिन गरीबों की जमीनें हस्तगत की गई है वक्फ के नाम पर, और क्या है ना कि वक्फ एक ट्रस्ट बन गया है। अब उस ट्रस्ट के अंतर्गत हजारों एकड़ जमीन आप लेके बैठे हुए हैं। अब उससे आप क्या धन उगाही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो आप जानिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारे देश की व्यवस्था के अंतर्गत ये जरूरी है कि गरीबों को उनका हक वापस दिलाया जाए। तो ये उसी दिशा में काम चल रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली विरोध उन्हीं लोगों के थ्रू है जिनको लग रहा है कि उनकी अपनी जो है कमाई या अपना उनका उद्योग बंद हो जाएगा इस संदर्भ में। तो मुझे ऐसा लगता है। और सर इसमें ये कानूनी बात हम करते हैं कि जो उसमें 5 मई को अगली सुनवाई है और 13 मई को चीफ जस्टिस जो है संजीव खन्ना जी वो रिटायर हो जाएंगे। और पिछली डेट पे भी उन्होंने 17 अप्रैल से पहले 16 अप्रैल को एक दिन पहले साफ का संकेत किया था कि कल हम इस पे कुछ ना कुछ आदेश, अंतरिम आदेश सुनाएंगे। और अगर उसके बाद केंद्र सरकार ने अपना प्रपोजल रख दिया कि साहब हम अगली सुनवाई तक इस कानून पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको नोट कर लिया और वो अगली तारीख तक के लिए सस्पेंड हो गया, एक तरीके से माना जाए। अब 5 मई को इस पे सुनवाई है, 13 मई को चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे। और ऐसे में अगर उन्होंने कहीं पर भी किसी भी सेक्शन पे, किसी भी जो नया कानून है उसकी धारा पे या किसी भी अनुच्छेद तो नहीं बोलेंगे हम, संविधान में होता है, किसी धारा पे या किसी नियम पे अगर कोई रोक लगा दी, अंतरिम रोक, तो अंतरिम रोक अगर लग गई तो फिर तो कानून पर जब तक अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं आ जाएगा वो लगी रहती है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें अंतरिम रोक वाला कोई ऐसा मुद्दा है हम सुप्रीम कोर्ट से हट के बात कर रहे हैं? जी जी नहीं मुकेश जी, मेरा ये मानना है ना कि जजेस क्या है कि हमेशा बौद्धिक माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो बौद्धिक होते हैं और अपनी जो है काफी क्षमता से ऊपर जा करके न्याय निर्णय लेते हैं। लेकिन बीते दिनों में ना हमने कई साल मतलब पिछले 4-5 सालों का अगर आप साइटेशंस उठाएं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे शक होता है कि जजेस ने ऐसा क्यों किया। जैसे आप बहुत ध्यान से देखिए, चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ ने कह दिया कि भाई हम जब है कि हमें भगवान ने ही ये आदेश दिया था ऐसा करने के लिए, हमें तो राम भगवान ने वो किया। फिर प्रधानमंत्री जी उनके घर पे मिलने गए। तो आम आदमी को शक होने लगता है कि ये क्या चक्कर है कि ऐसा हम ये मानते हैं कि उसकी लिमिटेशन होती है, उसकी सीमाएं होती हैं। प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर में गणेश पूजा के लिए क्यों ही जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें शक के दायरे में आने लगती हैं। हाई कोर्ट के आप कुछ जजमेंट सुनिएगा तो हतप्रभ रह जाएंगे। किसी बच्ची का नाड़ा तोड़ना, किसी बच्ची का ब्रेस्ट छूना, इस तरीके के मतलब इस तरीके के अजीबो गरीब उन बातों पर कह रहा है कोर्ट या जो हाई कोर्ट के जज हैं वो कह रहे हैं कि ये अपराध की उसमें श्रेणी में नहीं आता, बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। फिर बलात्कार की कोई चीज की श्रेणी में नहीं आता। हाँ,
एक लड़की जो है चली जाती है वहां से दिल्ली, किसी मित्र के साथ उसका रेप हो जाता है, बोलता है कोर्ट की भैया गलती उसकी थी, उस लड़की की। तो क्या होता है, शक होने लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि संजीव खन्ना जी अपने बेहतर तरीके से बेहतर परफॉर्म करते हुए अपने हम कोई सवाल तो खड़ा कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेंट का दायरा पड़ा रहता है कि अगर हम ऐसा कुछ बोल दें सुप्रीम कोर्ट को तो लगेगा कि भाई आपने कोर्ट के विरुद्ध बोल दिया। लेकिन बात है। अब वो दायरा छिन्न भिन्न और भी, हाँ, वो अपने कर्तव्य, अपने कामों से ही वो अपना काम विरुद्ध कर रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ। क्या है कि आपके एक्ट ही बता रहे हैं कि आप गड़बड़ करते हैं, तो जब आप गड़बड़ करते हैं तो सवाल उठेगा, बहुत जाहिर सी उठेगा। बात है। की बात है कि इस प्रकार की बातें कि एक आम आदमी भी बोलने लगता है कि क्या कह रहे हैं जज साहब, क्यों कह रहे हैं। तो क्यों जाहिर कह सी रहे हैं? बात है कि और जनता के विश्वास पे ही तो कोर्ट है, कोर्ट के में ही तो विश्वास। देखिए, भगवान से न्याय लेने के लिए इंसान को मरकर ऊपर जाना पड़ता है। अगर कहीं न्याय निश्चित पृथ्वी में मिलता है इंसान को तो कोर्ट में ही मिलता है। लेकिन जब कोर्ट में ये इस प्रकार की बातें आ जाती हैं तो विश्वास उठता है इंसान का, वो कहाँ जाएगा। आप देखिए, ठीक कहीं पर बात। भी कभी एक जमाना था जब चीफ जस्टिस अग्रवाल हुआ करते थे, तो उस टाइम तो हमारे सोमवार और शुक्रवार वो पीआईएल डे जनहित याचिकाओं का टाइम होता था, और 10:30 बजे हम लोग एकदम से भाग के सुप्रीम कोर्ट पहुंचते थे। अगर बीच में अगर 3 रेड लाइट जंप करनी पड़ गई तो लेट ना हो जाए, क्योंकि खबर निकलती थी। हर आदमी कहता था ऑफिस में जाकर तुम काम नहीं करोगे तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा। तो लेकिन कोर्ट को भी देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कुछ की जनता का जो विश्वास है वो हमारी संवैधानिक संस्था जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है या चाहे निचली अदालत है, उस पर से उठे। अब अब देखते हैं कि अगली सुनवाई 5 मई को होनी है और लगातार 1-2 दिन भी हो सकती है, उसमें क्या रिजल्ट सामने आता है। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। नमस्ते। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।